सबसे पहले आप सबको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा था, भारत की आज़ादी पर दुनिया का रिएक्शन क्या था और भारत की आज़ादी के आंदोलन का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। साल 1947 साल आपको पता है, तारीख भी पता है, 14-15 अगस्त की दरमियानी रात आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उनके भाषण में भारत के इतिहास और भविष्य के बीच एक रिश्ता कायम किया गया था। इसमें हमारे पुरखों के बलिदान की याद दिलाई गई थी, साथ ही आज़ाद मुल्क के सामने खड़ी चुनौतियों और नागरिकों के कर्तव्यों का भी जिक्र था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को 20वीं सदी के सबसे ऐतिहासिक भाषणों में गिना जाता है। अब भी ऐतिहासिक तो भारत का आज़ाद होना भी था। भारत के अखबारों ने इस घटना की ऐतिहासिकता को उसी अनुपात में छापा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुर्खी लगाई, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। हिंदुस्तान टाइम्स HT की सुर्खी थी, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, यानी भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत। स्टेट्समैन ने अपने पहले पन्ने पर लिखा था, टू डोमिनियंस आर बॉर्न, पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर 1/5 ऑफ ह्यूमन रेस, यानी 2 राज्यों का जन्म हुआ, 20% इंसानों की आबादी को राजनीतिक आज़ादी आज हासिल हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने तब छापी थी हेडलाइन, इंडिया सेलिब्रेट्स फ्रीडम, सिंपल, भारत में आज़ादी का जश्न। हिंदी अखबार हिंदुस्तान ने तब अपने पहले पन्ने पर लिखा था, शताब्दियों की दास्ता के बाद भारत में स्वतंत्रता का मंगल प्रभात। ये तो हुई भारतीय अखबारों की बात, अब बात विदेशी अखबारों की भी करते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले पन्ने पर 3 कॉलम की रिपोर्ट तब छापी थी। रिपोर्ट का टाइटल था, 2 इंडियन नेशंस इमर्ज ऑन द वर्ल्ड स्टेज, यानी कि दुनिया के पटल पर 2 भारतीय राष्ट्रों का उदय। NYT ने विभाजन के समय हो रहे दंगों को भी प्रमुखता से तब छापा था। लिखा था, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम नेशंस, क्लैशेस कंटिन्यू। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि भारत की ऐतिहासिक उम्मीद आखिरकार आज पूरी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता की चाबी 2 डोमिनियंस के हवाले कर दी। इसके साथ ही 40 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित भी हो गए। एक तरफ इस ऐतिहासिक मौके पर जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगे इसके भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले पन्ने पर तब सुर्खी लगाई थी, इंडिया अचीव सोवरेनिटी अमिड सीन्स ऑफ वाइल्ड रिजॉइसिंग, यानी भारत संप्रभु बना, जश्न जारी। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ ने तब लिखा था कि इंडिया इज नाउ 2 डोमिनियंस पार्ट ट्रांसफर्ड एट मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि में सत्ता के हस्तांतरण के बाद भारत 2 हिस्सों में बट गया। मैनचेस्टर गार्डियन की तब सुर्खी थी, फेयरवेल एंड हेल एंड ऑफ द इंडियन एम्पायर। गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में तब लिखा था, 163 सालों के बाद पिछली रात को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। आज के दिन भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गए। भारत की राजधानी दिल्ली में आधी रात के बाद लॉर्ड माउंटबैटन का वायसरॉय के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ। अब वो भारत के गवर्नर जनरल बन गए हैं। लंदन में यह ऐलान हुआ है कि उन्हें अर्ल की उपाधि दी जा रही है। उधर पाकिस्तान की राजधानी कराची में मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के नए गवर्नर जनरल बने हैं। आयरिश अखबार द आयरिश टाइम्स ने भारत की आज़ादी की खबर पहले पन्ने पर लगाई थी, लगाना ही था, उनका भी आंदोलन चल रहा है लंबा। उन्होंने लिखा था तब, इंडिया सेलिब्रेट्स एज ब्रिटेन हैंड्स ओवर कंट्रोल, ब्रिटेन बाहर, भारत में त्योहार का अवसर। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, आधी रात को नई दिल्ली में संसद की इमारत के गुंबद से खुशियों का सोता फूटा। ये पूरब के इतिहास का सबसे महान, सबसे शानदार और सबसे गुंजायमान और सबसे अधिक आनंदित करने वाला मौका था। ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने अपनी रिपोर्ट में तब लिखा था, ब्रिटेन के 2 नए डोमिनियन भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आ चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी कराची में अब पूर्व हो चुके भारत के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने उन भारतीय नेताओं को याद किया जिनकी वजह से सत्ता का शांतिपूर्ण बंटवारा हो सका। उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा में धन्यवाद ज्ञापन किया और राजा का संदेश भी सुनाया। कल के दिन लॉर्ड माउंटबैटन भारत के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। अखबार ने उस समय चल रहे दंगों के बारे में भी लिखा, पंजाब का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होना है। पंजाब में सिखों का दंगा कल के दिन भी जारी रहा। लाहौर और अमृतसर में 120 लोगों की हत्या हुई। अब यहाँ तक जो बात हुई, ये उस दिन के अखबारों की बात थी। अब ये समझते हैं कि भारत की आज़ादी ने किन देशों को और कैसे प्रभावित किया। पहले उस कालखंड की आपको परिस्थिति समझनी होगी, तभी आप मर्म समझ पाएंगे।
दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए 2 ही साल हुए थे। यूरोप के देशों की प्रभुसत्ता तब दरक रही थी, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियल पावर्स थी। दुनिया के मंच पर 2 देश महाशक्ति के तौर पर उभरे थे, पहला अमेरिका यूएसए और दूसरा सोवियत संघ। जल्द ही दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। विश्व युद्ध से पहले अधिकांश उपनिवेशों पर यूरोप के देशों का शासन चल रहा था। एशिया में देखें तो भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन था, इंडो चाइना पर फ्रांस का कब्जा था, इंडोनेशिया में डच बैठे थे। ऐसे ही अफ्रीका में भी यूरोप के अलग अलग देश राज्य कर रहे थे, स्पेन, पोर्चुगल वगैरह। यूरोपीय देश अपने आप को सभ्यता, विकास, मानवीयता का प्रकाश पुंज मानते थे। उन्हें मुगालता था कि उनके अलावा बाकी लोग बर्बर हैं, असभ्य हैं, अमानवीय हैं, अशिक्षित हैं, इसलिए व्हाइट मैन्स बर्डन है, हमें उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। अगर उनके पास सत्य आ गई तो वो आपस में लड़ कट कर मर जाएंगे। यही भारत के बारे में भी कहते थे। फिर 20वीं सदी के शुरुआती 45 सालों में 2 विश्व युद्ध हो गए, दोनों ही यूरोप की धरती पर। पहला 1914 से 1918 तक, दूसरा 1939 से 1945 तक। कुल 11 बरस लड़ने में और बाकी का समय युद्ध की विभीषिका का हिसाब करने और उससे उबरने में लग गया। अब इन 2 महायुद्धों ने यूरोप को 3 स्तरों पर नुकसान पहुंचाया। कैसे? पहला, यूरोप की कथित महान सभ्यता का आभामंडल अचानक से चकनाचूर हो गया। दूसरा, यूरोप के अधिकतर देश विश्व युद्ध की तबाही से जूझने लगे। वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पिस रहे थे, उन्हें अपने वजूद को भी बचाना था। ऐसे में उनके लिए किसी दूसरे देश में शासन चलाना और उसे कायम रख पाना मुश्किल हो गया था। तीसरा, उपनिवेशों में एक नए वर्ग का जन्म हो रहा था। इस वर्ग के लोग बाहर से पढ़कर आए थे, मोस्टली उन्हीं यूरोपियन देशों में जहां के लोग उन पर राज कर रहे थे। अब इन लोगों को आज़ादी और लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया था। जब ये सीख समझ करके अपने देश में वापस आए, उन्होंने उसे अपने यहाँ अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी और नेहरू जैसे नेताओं से प्रेरणा ली, पार्टियां बनाई, विरोध का तरीका सीखा। अभी तक उनके लिए आज़ादी किसी अज्ञात ग्रह की चीज़ लगती थी। भारत की आज़ादी ने उन्हें एक रेफरेंस पॉइंट दिया। औपनिवेशिक शासन में रह रहे लोगों को महसूस हुआ कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी कोट अनकोट थर्ड वर्ल्ड हों। ये लहर फिर पूरी दुनिया में चलने लगी, आगे फैलती रही। 1960 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने इस घटना को विंड ऑफ चेंज यानी बदलाव की बयार का नाम दे दिया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की संसद में तब कहा था कि इस महाद्वीप में बदलाव की लहर बह रही है, हम इसे पसंद करें ना करें, राष्ट्रीय चेतना में बढ़ोतरी आज की राजनीति की सच्चाई है। नेशनल कॉन्शियस, ये अंग्रेजी का शब्द रहा होगा। नेशनल कॉन्शियस में जो नेशनहुड है, ये यूरोपियन कॉन्स्ट्रक्ट वाला नेशन है, इसीलिए वो वैसी बात कर रहे हैं। वापस आते हैं इनकी बात पर। यूरोप के देशों को यह बदलाव समझ में आ चुका था, जिन्होंने नहीं समझा उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मसलन फ्रांस ने वियतनाम और अल्जीरिया में ताकत का इस्तेमाल करके देखा, दोनों जगहों पर जानमाल का भारी नुकसान हुआ। जिस बदलाव के बयार का मैकमिलन जिक्र कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा असर अफ्रीका में दिखा, जिसकी लूट की यूरोप ने। 1960 तक फ्रांस अपनी अधिकतर कॉलोनियों को आज़ाद कर चुका था। जहां तक ब्रिटेन की बात है, वो अफ्रीका में 1965 के साल तक बना रहा। आज़ादी के आंदोलन तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या हुआ? सदियों की गुलामी के बाद भारत का खजाना तब खाली था। मुल्क की संरचना बहुत बिगड़ी हुई थी, अंदर बहुत सारे मतभेद थे। इसके बावजूद उस समय के नेताओं ने इसे अच्छे से संभाला। उन्होंने देश की बुनियाद को उखड़ने नहीं दिया। भारत के आंदोलन से सबक लेने वाले नेताओं ने यहीं पर गलती भी की। वो ये नहीं जान पाए कि देश बना कैसे, देश बनता कैसे है और फिर क्या हुआ। उन्होंने लॉन्ग टर्म की बजाय निजी फायदों पर फोकस करना शुरू किया। वो संसाधनों की लूट में जुट गए, धर्म और जातीयता को अपने अनुसार मैनिपुलेट करने लगे। जिस लोग के दम पर उन्होंने आज़ादी हासिल की थी, उन्होंने उसी को परे हटा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि अफ्रीका के अधिकतर देशों में तख्ता पलट, सिविल वॉर, सैन्य विद्रोह, हिंसा दिनचर्या का हिस्सा बन गए। कई देशों में तानाशाही आई, बुनियादी अधिकार कुचल दिए गए। अपार संसाधन होने के बावजूद उनका भविष्य अनिश्चित बना रहा। जुमला ही पड़ गया, द रिसोर्स कर्स। ताकतवर देश उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे, आज भी कर रहे हैं। दुनियादारी में बाकी देशों की कहानियां सुनाने का मतलब यही होता है कि हम उनकी गलतियों से भी सबक लें और अच्छाइयों को आत्मसात करें। हमारे पुरखों ने यह सबक ध्यान में रखा, इसी की बदौलत आज हमारी आज़ादी बरकरार है। 75वीं सालगिरह के मौके पर आपके लिए एक सवाल छोड़कर हम जा रहे हैं। आपको खुद से और जो लोग मिलते हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में हासिल आज़ादी दे पाएंगे। इस सवाल का जवाब टटोलिएगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आपको एक बार फिर खूब सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। देखते रहिए दी ललन टॉक।